सोच के देखो दोस्तों, एक तरफ दुनिया के दो सबसे पावरफुल देश अमेरिका और इजराइल, जिनके पास दुनिया की सबसे एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी, सबसे बड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क और अरबों डॉलर का डिफेंस बजट। दूसरी तरफ ईरान, एक ऐसा देश जिस पर सालों से सैंक्शंस लगे हैं, जिसकी इकोनॉमी भी स्ट्रगल कर रही है, फिर भी ईरान न सिर्फ टिका हुआ है बल्कि एक्टिवली रेजिस्ट भी कर रहा है। तो सवाल यह है कि यूएस और इजराइल के साथ होने के बावजूद ईरान को कोई हरा क्यों नहीं पाया। आज इसी सवाल पर डीप डाइव एनालिसिस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों से इसे जरूर शेयर करें। दोस्तों, ईरान को समझने के लिए हमें उसकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन ने एक पूरे सिस्टम को उलट दिया। मोहम्मद रेजा शाह पहलवी की प्रो वेस्ट मोनार्की को गिराकर अयातुल्लाह खुमैनी ने इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना की ईरान में। यह सिर्फ पॉलिटिकल बदलाव नहीं था, यह आइडियोलॉजिकल और स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी थी। इस रेवोल्यूशन का उद्देश्य क्या था? एक ऐसा सिस्टम बनाना जो वेस्टर्न इंपीरियलिज्म से फ्री हो। रेवोल्यूशन के बाद ईरान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में एंटी अमेरिका और एंटी इजराइल लाइन पकड़ ली। 52 अमेरिकन डिप्लोमेट्स को 444 दिनों तक तेहरान में बंधक बनाना इस हॉस्टिलिटी का प्रतीक बन गया। ईरान ने खुद को लीडर ऑफ इस्लामिक रेजिस्टेंस के रूप में पोजीशन किया और यहीं से यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई। इनफैक्ट 1979 के बाद से यूएस और ईरान के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस पूरी तरह से क्या हो गए राहुल जी? खत्म। ईरान की 80 मिलियन पॉपुलेशन में लगभग 60% यूथ है जो इस आइडियोलॉजी को इनहेरिटेड फॉर्म में जीते हैं, बिलीव करते हैं इस आइडियोलॉजी में। और इसी पे अयातुल्लाह खुमैनी का एक बयान था कि हमारा संघर्ष ज्योग्राफिकल नहीं है, आइडियोलॉजिकल है। अमेरिका हमारे एग्जिस्टेंस के खिलाफ। वैसे हम सब ये जानते हैं कि यूएस और इजराइल के पास मिलिट्री ताकत में कोई टक्कर नहीं, उनके सामने कोई नहीं टिकता। अमेरिका का डिफेंस बजट अकेले क्लोज टू $1 ट्रिलियन का है, जबकि इजराइल की टेक ड्रिवन आर्मी, साइबर वॉरफेयर और इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज अनमैच्ड है। मोसाद और सीआईए ने मिलकर ईरान के खिलाफ कई हाई प्रोफाइल ऑपरेशंस भी किए हैं। इसी वॉर में अगर आप देखें तो इजराइल की आयरन डोम सिस्टम ने 90% से ज्यादा मिसाइल्स इंटरसेप्शंस में सफलता पाई है। यूएस के पास 750 प्लस एक्टिव मिलिट्री बेसिस हैं ग्लोबली, जिनमें से कई मिडिल ईस्ट में, बहरीन, कतर और यूएई में। साइबर अटैक्स का एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो 2010 में स्टक्सनेट नाम का एक वायरस जो रिपोर्टेडली इजराइल और यूएस द्वारा बनाया गया था, इसने ईरान के नातांज यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट को टारगेट किया। हजारों सेंट्रीफ्यूज मालफंक्शन हो गए। ये पहला डिजिटल वेपन था जिसने फिजिकल डिस्ट्रक्शन किया था, सोच के देखिए। साथ ही 2020 में ईरानियन जनरल कासिम सोलेमानी को यूएस ने ड्रोन स्ट्राइक से मारा। मोहसिन फखरज़ादा को न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो थे उनको 2020 में असैसिनेट किया गया, रिपोर्टेडली बाय इजराइल। लेकिन इन सब के बावजूद ईरान की बैकबोन नहीं टूटी। क्यों? क्योंकि ईरान की लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं है, सोच और स्ट्रैटेजी की भी लड़ाई है। ईरान ये जानता है कि कन्वेंशनल वॉर में वो यूएस और इजराइल से नहीं जीत सकता, इसलिए उन्होंने अपना तरीका चुना एसिमेट्रिक वॉरफेयर, मतलब कम रिसोर्सेज में मैक्सिमम डिसरप्शन। यानी इराक ने सबसे पहले अपने प्रॉक्सी नेटवर्क पर काम किया। लेबनान के हिजबुल्लाह को जोड़ा अपने साथ, हुती रिबल्स जो यमन से उनको जोड़ा, हशद अल शाबी जो कि इराक से हैं उनको भी अपने साथ जोड़ा। ईरान ने इन प्रॉक्सीज को फंडिंग दी, वेपन्स दिए और ट्रेनिंग दी। इस स्ट्रैटेजी से वो खुद मैदान में उतरे बिना लड़ाई लड़ रहे हैं। quds फोर्स के कमांडर इस प्रॉक्सी एम्पायर के मास्टरमाइंड, उन्हें शिया वर्ल्ड में स्ट्रैटेजिक फादर कहा जाता है। और तो और हिजबुल्लाह ने 2006 में इजराइल को 34 दिन तक रोके रखा। माना जाता है कि उस वॉर के बाद इजराइल की रीजनल स्ट्रैटेजी पूरी तरह से बदल गई। ये स्ट्रैटेजी ने ईरान को एक इनविजिबल सुपर पावर बना दिया, जिसका इन्फ्लुएंस सीरिया से लेबनान तक और रेड सी से गाजा तक फैला हुआ है। सोचिए, अमेरिका ने ईरान पर डेकेड से सैंक्शंस लगाए हुए हैं। बैंकिंग हो, ऑयल ट्रेड हो, आर्म्स इंपोर्ट्स हो, सब बंद है। लेकिन ईरान ने दुनिया को यह दिखा दिया कि सैंक्शन रेजिस्टेंस भी एक आर्ट होता है मेरे दोस्त। सैंक्शंस का इंपैक्ट क्या हुआ सबसे पहले वो जान लेते हैं। ईरानियन रियाल लॉस्ट ओवर 80% वैल्यू सिंस 2010। ऑयल एक्सपोर्ट्स ड्रॉप्ड फ्रॉम 2.5 मिलियन बैरल्स पर डे जो कि 2011 में था टू 4 लाख बैरल्स पर डे 2020 में। लेकिन ईरान ने बाईपास करने के तरीके भी निकाल लिए। चाइना के साथ ऑयल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डील क्रैक करी, रशिया के साथ मिलिट्री कॉपरेशन किया, क्रिप्टो करेंसी को इलीगल ब्लैक मार्केट में अडॉप्ट करना, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का बूस्ट जैसे मिसाइल्स, मेडिसिन, इवन कार्स तक बनाना। एक इंसाइट देता हूं मैं आपको, ईरान ने एक
टर्म कॉइन किया, रेजिस्टेंस इकोनॉमी, जिसका मतलब है सेल्फ सफिशिएंसी और एडेप्टेबिलिटी अंडर प्रेशर। यही नहीं, अभी और सुनिए। 2021 में ईरान ने अपना पहला इस्लामिक क्रिप्टो टोकन इशू किया था, पेमॉन ये नाम था, सुना था आपने? वेल, ये फ्लॉप था लेकिन आइडिया स्ट्रॉन्ग था। यानी ईरान सरवाइव कर रहा है ना, थ्राइव कर रहा है और दुनिया को कंफ्यूज भी कर रहा है। एज अ कंट्री ईरान को देखा जाए तो उसमें नेशनलिज्म और रिलीजन डीपली इंटरकनेक्टेड है। यूथ अपने कल्चर से जुड़ा है, भले चाहे वो अंडरग्राउंड म्यूजिक सुनता हो या बैंड एप्स यूज करता हो, लेकिन आइडियोलॉजी से फुल ऑन कनेक्टेड। ईरान की 60% पॉपुलेशन 30 साल से कम एज की है, जो कि उनका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। हर साल 500 प्लस मूवीज वो लोग बनाते हैं, मोस्टली सेंसरशिप के अंदर। आइडियोलॉजी की बात करें तो मार्टरडम या रेजिस्टेंस को ग्लोरीफाई किया जाता है। ये एक साइकोलॉजिकल आर्मर है, लोग विक्टिम नहीं फाइटर बनना पसंद करते हैं वहाँ पर। सिनेमा के इन्फ्लुएंस की बात करें तो ईरानियन सिनेमा जैसे असगर फरहादी की फिल्म्स दुनिया भर में अवार्ड जीत चुकी हैं, पर अंदर से एक साइलेंट रेजिस्टेंस भी होती है इन फिल्मों में। ईरान में एक पॉपुलर स्लोगन है, मर्क बर अमेरिका, यानी डेथ टू अमेरिका। हर फ्राइडे प्रेयर का हिस्सा होता है ये स्लोगन। ये एक पॉलिटिकल स्लोगन से ज़्यादा आइडेंटिटी बन चुका है वहाँ पर कई लोगों। यानी ये कल्चरल रेजिलियंस ईरान को सिर्फ जिंदा नहीं रखती, उसे आइडियोलॉजिकली शील्ड भी करती है। साथ ही ईरान की जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन उसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है, उसके कंट्रोल में है ये। अगर ये स्ट्रेट बंद हो गया तो ग्लोबल ऑयल क्राइसिस हो सकता है। साथ ही चाइना और रशिया से उनके रिलेशंस लगातार स्ट्रांग होते जा रहे हैं। चाइना ईरान 25 ईयर डील, $400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, सोच सकते हैं आप। रशिया के साथ आर्म्स और ड्रोन डील, यूक्रेन वॉर के दौरान ये भी हुआ। ईरान अब ब्रिक्स और शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO का भी मेंबर है, जहां वो US सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर को ओपनली चैलेंज करता है। ईरान का सुप्रीम लीडर तो यहां तक कहता है कि वी डोंट वांट वॉर, वी वांट इंडिपेंडेंस फ्रॉम वेस्टर्न डोमिनेंस। यानी ईरान एक चेस बोर्ड का नाइट है। एक्सपर्ट्स कहते हैं वो अनप्रेडिक्टेबल है, डिसरप्टिव है और स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड भी है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ईरान को हराना इतना सिंपल क्यों नहीं है। वो एक कंट्री नहीं है, एक आइडिया है। जब तक उसके लोग अपनी सोच और आइडेंटिटी के साथ जुड़े हैं, उसे हराना मुश्किल ही नहीं, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। US और इजराइल जितना भी ड्रोन, साइबर अटैक या सैंक्शंस ट्राई कर लें, ईरान ने रेजिस्टेंस का मास्टर क्लास दिया है पूरी दुनिया को। क्या लगता है आपको, ईरान एक ग्लोबल प्लेयर बनेगा फ्यूचर में? अपने न्यूक्लियर वेपन्स तैयार कर पाएगा या वेस्ट उसे आइसोलेट करता रहेगा? जो भी आप सोचते हैं, जो भी आपकी राय, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाना। चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।